हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज के इम्पोर्टेंट वीडियो उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ मौखिक रूप से होते हैं, कुछ आप लोगों से मालूम किए आते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दिए भाई, जल्दी जल्दी सभी। आज ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, जल्दी जल्दी जवाब देंगे सभी। और कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करें, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं, जो एक उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग सभी के क्वेश्चन होते हैं। आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके जवाब भी काफ़ी सही होते हैं। इस बार आपको कामयाबी लेनी है तो मेहनत तो करनी है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी अपने दोस्तों को। नमस्कार, सभी का वेलकम है भाई आपका लाइव क्लास में। चलो स्टार्ट कर दें भाई वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, सी ऑप्शन है माधव राव स्प्रे, और डी ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है भाई? देखिए, 5 रचनाएं आती हैं आपके एग्ज़ाम में, जिसमें लगभग अगर 3 रचनाएं उत्तराखंड से हैं तो 2 हिंदी से आएंगी, अगर 3 हिंदी से हैं तो 2 उत्तराखंड से आएंगी। ठीक है, और अगर 4 आती हैं तो 2 हो जाती हैं, 2 हिंदी से 2 उत्तराखंड से। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है? लगभग सबके जवाब सही थे, यहाँ पर कुछ अलग थे। देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी नहीं है, इसका जो सही आंसर है देखिए, ना तो वृंदावन वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं, पहला वाला आंसर जो सॉरी डी वाला आंसर इसका सही है, इंसा अल्लाह खां। रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है भाई? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त है। ए ऑप्शन है रघुवंशम में, बी ऑप्शन है कादम्बरी में, तीसरा ऑप्शन है आपका किराता अर्जुनियम में, और डी ऑप्शन है आपका हर्षचरित में। बताइए भाई, गंगा यमुना के संगम का जो वर्णन किया गया है वो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है भाई? जल्दी जल्दी जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स से जवाब दीजिए भाई सभी सभी, जल्दी जल्दी। देखिए, गंगा यमुना का जो संगम होता है वो कहाँ होता है भाई? प्रयागराज। कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है भाई? प्रयागराज में होता है। जल्दी जल्दी बताइए भाई, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं भाई, कुछ तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त है, किस में मिलता है भाई? देखिए, हर्षचरित्र नहीं है, किराता अर्जुनियम भी नहीं है, कादम्बरी भी नहीं है। इसका सही आंसर है पहला वाला, रघुवंशम। ठीक है, और सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई, रघुवंशम के लेखक कौन है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, रघुवंशम के लेखक कौन है भाई? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था, सो मैं कौन सा अलंकार है? बताइए भाई जल्दी। नील गगन सा शांत हृदय था, सो मैं कौन सा अलंकार है? आपके एग्जाम में जो मिलेगा वो केवल यहाँ तक आएगा भाई, हृदय था। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय था मैं कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है उपमा अलंकार, और डी ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो जल्दी जवाब दीजिए भी कमेंट बॉक्स में। नील गगन सा शांत हृदय था। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए, यमक अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार भी नहीं है भाई। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं, क्योंकि किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं है। देखिए, यहाँ पर नीले आसमान से तुलना की जा रही है, वो किसकी की जा रही है? हृदय की तुलना की जा रही है। तो जब तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था, लगभग कुछ ने जवाब सही दिए थे। रघुवंशम के लेखक कौन है भाई? कालिदास। ठीक है, किसने लिखी है? कालिदास।
ये डबल डंडा लगेगा यहाँ पर, कालिदास। ठीक है, किसने लिखी है? कालिदास ने। ठीक है, तो रघुवंशम के लेखक कौन है भाई? कौन है? कालिदास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है भाई? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताइए भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई सभी। देखिए, आर्टिकल 14 नहीं है क्योंकि इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में नहीं है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी नहीं है। इसका बी वाला आंसर सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति दी गई है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है रुद्रदामन, बी ऑप्शन है खारवेल, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है अशोक। बताइए भाई जल्दी। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं भाई, सभी जवाब देंगे भाई। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में ऐड कर लेना इसे। अशोक नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख रुद्रदामन का भी नहीं है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, इसका सही आंसर है बी वाला। लगभग कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर, खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है भाई? खारवेल का है। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था, कुछ ने जवाब सही दिया था, कुछ अलग बता रहे थे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति ली गई है भारतीय संविधान में, वो यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है प्रतीप अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार, और डी ऑप्शन है यमक अलंकार। बताइए भैया जल्दी। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐड कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर भाई। देखिए, क्वेश्चन दोबारा मालूम किया जा रहा है भाई, पिछले से पहली शुरू वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है आपसे। उसी तपस्वी से लंबे थे, देखिए इसमें यमक अलंकार नहीं है, रूपक भी नहीं है, अनुप्रास अलंकार भी नहीं है। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार। देखिए जब बात उल्टी की जा रही है यहाँ पर। देखिए देवदार के जो पेड़ हैं तपस्वी से, देखिए यहाँ पर उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, जो तपस्वी था वो देवदार था, कोई व्यक्ति देवदार के वृक्ष लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रतीप अलंकार थे। प्रतीप अलंकार का उल्टा, जो प्रतीप अलंकार इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी ऑप्शन है आचार्य जे.बी. कृपलानी। बताइए जल्दी, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर, आचार्य जे.बी. कृपलानी। देखिए इसका जो सही आंसर है भाई, देखिए बी.आर. अम्बेडकर नहीं है भाई, सच्चिदानंद सिन्हा भी नहीं है, जे.बी. कृपलानी भी नहीं है। इसका सही आंसर है भाई बी वाला। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? ए ऑप्शन है गुप्तकालीन शासकों ने, बी ऑप्शन है मौर्यकालीन शासकों ने, सी ऑप्शन है यवन शासकों ने, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर तो भाई सभी के जवाब, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए गुप्त काल के शासक नहीं है भाई। देखिए इसका सी वाला आंसर सही है, यवन शासकों ने, जिन्हें हम बोलते हैं इंडो ग्रीक शासक। क्या बोलते हैं हम? इंडो ग्रीक शासक भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी बोलते हैं इन्हें हम। क्या बोलते हैं भाई? हिंद यूनानी। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? हिंद यूनानी थे भाई। इन्होंने ही लेख युद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो सभी कमेंट, देखिए सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। देखिए अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कमेंट बॉक्स में, तो लगभग सभी के जवाब सही थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो कब किया गया था भाई? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसी में ही संविधान देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और संविधान की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई सभी। सर्वप्रथम भारत में शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? ए ऑप्शन है 1935, बी ऑप्शन है 1936, सी ऑप्शन है 1937 और डी ऑप्शन है 1938। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐड कर लेना, कॉपी में रट लेना। 1935 नहीं है भाई, इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। 1936 में, जिसे हम बोलते हैं देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं? हेली नेशनल पार्क का प्रारंभ जो पहला नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। अब वर्तमान में क्या हो गया है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी आपसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो लगभग सभी के जवाब सही थे, यहाँ पर कुछ अलग थे, लेकिन तो सही आंसर है भाई किसने? कनिष्क। किसने चलाया था भाई शुद्ध सोने के सिक्के भारत में? कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क ऑप्शन में नहीं होता है तो कुषाण। किसने चलाया था भाई? कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई भाई? ए ऑप्शन है हाथी से गिरने पर, बी ऑप्शन है लकड़ी के महल गिरने पर, सी ऑप्शन है मलेरिया से और डी ऑप्शन है चेचक से। जल्दी जवाब दीजिए भाई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी भाई? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। हुनूज ए दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसका है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए भाई, इसका मलेरिया नहीं है, चेचक नहीं है, हाथी वाला भी नहीं है, बी वाला आंसर सही है। लकड़ी के महल में गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये दोबारा से आ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ये अभी आपसे मालूम किया गया था, ठीक है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। अब एक आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि हुनूस ए दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसका है? तो लगभग सभी के जवाब सही थे, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे थे। तो वो जो कथन था भाई, देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक था उसी से जब उन्हें मारने की धमकी दी गई थी, किन्हें? निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया, जो निज़ामुद्दीन औलिया है, इनका मज़ार कहाँ है? पर दिल्ली में है, ठीक है। तो इन्होंने ही क्या किया था? हुनूज ए दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा ही ये कथन क्या कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है भाई, क्या कहेंगे भाई उस स्त्री को हम जिसका पति विदेश गया हो? ये ऑप्शन है
आगत पतिका, बी ऑप्शन है नबोड़ा, सी ऑप्शन है प्रवत्स्येत पतिका, डी ऑप्शन है प्रेषित पतिका। ये पीछे की वीडियो में भी था भी क्वेश्चन, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। वही स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए आगत पतिका नहीं है, नबोड़ा भी नहीं है, इसका सही आंसर है डी वाला प्रेषित पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है भाई? बताइए भाई जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 48 और डी ऑप्शन है 40। बताइए भाई जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी है भाई? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए 42 नहीं है भाई, 40 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, सी वाला आंसर सही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का दूसरा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और दूसरा राज्य कौन सा है भाई? महाराष्ट्र है, ठीक है, जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। ए ऑप्शन है अबू बकर, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। बताइए भाई जल्दी जल्दी। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक, बताइए जल्दी। फिरोज शाह तुगलक नहीं है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है। कुछ के जवाब सही आए थे यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे थे, तो बी वाला आंसर इसका सही है। गयासुद्दीन तुगलक की है, जो दिल्ली सल्तनत में इसने क्या किया था, जो अमीरों की भूमियाँ थी वो वापस कर दी थी और सिंचाई के लिए कुएं व नहरों का निर्माण कराया था इनने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? बताइए जल्दी जल्दी। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? बताइए भाई जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 5 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 25 जनवरी 1950। बताइए भाई जल्दी जल्दी। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई जल्दी। देखिए ए वाला नहीं है भाई, 26 नवंबर 1949 नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो सी वाला आंसर सही है, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी भाई? 24 जनवरी 1950 को की गई थी भाई, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को की गई थी। तो इसका जो पहला वाला, देखिए 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। संविधान को हमने कब लागू किया था? ठीक है, सभी जवाब देंगे भाई। संविधान को हमने कब लागू किया था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? ये देखिए दोबारा से आ गया क्वेश्चन, ये रिपीट बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन यहाँ बनाते समय, ठीक है। तो देखिए इसका सही वाला था भाई, लकड़ी के महल में दबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि लगभग कुछ के जवाब सही आ रहे थे यहाँ पर। हमने अपना संविधान कब लागू किया था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है भाई। 26 जनवरी 1950
1950 में हमने लागू किया था। ठीक है, कुछ 26 नवंबर 1949 देखिए नहीं है, 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताइए भाई, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। बताइए भाई जल्दी जल्दी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है भाई? बताइए जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए भाई 10 नहीं है, 11 भी नहीं है। देखिए मूल स्वर नहीं मालूम किए जा रहे हैं आपसे, मूल स्वर मालूम नहीं किए जा रहे हैं आपसे, मालूम किया जा रहा था कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसका डी वाला आंसर सही है, 13। ठीक है, डी वाला आंसर सही है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 13 है। ठीक है, वो मूल स्वर में आ जाते हैं 10 या 11। ठीक है, अगर आपसे मालूम करता है कि मूल स्वर कितने हैं तो 10 या 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वही कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1526, बी ऑप्शन है 1757, सी ऑप्शन है 1191 और डी ऑप्शन है 1857। बताइए भाई जल्दी जल्दी, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर, सी वाला आंसर सही है भाई इसका। ठीक है, 1191 में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं बताना है भाई। ठीक है, ए ऑप्शन है क्षय, बी ऑप्शन है से, सी ऑप्शन है त्रय और डी ऑप्शन है ज्ञ। बताइए भाई जल्दी जल्दी, संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, 3 हैं इसमें से, 1 नहीं है। लगभग कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं इसका। देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, से जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी जो हमारे देखिए क्षय, त्रय, ज्ञ और एक होता है आपका ये श्रय, ये क्या है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब मालूम किया गया था, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था भाई? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था भाई। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी पराजित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे भाई? ए ऑप्शन है 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 और डी ऑप्शन है 25 जुलाई 1944। इस क्वेश्चन के तो जवाब सभी के सही आ रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी जल्दी, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? बताइए जल्दी जल्दी। 24 जुलाई 1944 नहीं है भाई, इसका सही आंसर डी वाला है। ठीक है, 25 जुलाई 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में से सर्वाधिक वयोवृद्ध सदस्य यानी कि जो सबसे बुजुर्ग होता है, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। बताइए भाई जल्दी जल्दी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है भाई। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? कुछ के जवाब सही आ रहे थे यहाँ पर। देखिए राष्ट्रपति नहीं है भाई, राष्ट्रपति केवल क्या करता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो हो गई नहीं, इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना क्वेश्चन। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति डैश के संदर्भ में है? बताइए भाई, नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? ए ऑप्शन है मत्स्य पालन, बी ऑप्शन है वन विकास, सी ऑप्शन है उद्यान और डी ऑप्शन है मुर्गी पालन। बताइए भाई जल्दी जल्दी, नीली क्रांति के संदर्भ में बताइए जल्दी जल्दी, नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे।
लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। ए वाला आंसर सही है, मत्स्य पालन। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाता है, तो लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नई टिहरी, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है नागपुर। बताइए भाई जल्दी, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, बताइए जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पीछे वीडियो में भी ये क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है आपसे, ऐड कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, देहरादून में है भाई रिमोट। देखिए, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रे लैब किस वर्ग के व्यंजन हैं। यह रे लैब किस वर्ग के व्यंजन हैं। ए ऑप्शन है तालव्य, बी ऑप्शन है आपका ऊष्म, सी ऑप्शन है अंतस्थ और डी ऑप्शन है आपका औष्ठीय। बताइए भाई, यह रे लैब कौन से व्यंजन कहलाते हैं भाई, बताइए जल्दी जल्दी, बताइए भाई जल्दी। यह रे लैब किस वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए तालव्य नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है। अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और 4 कौन से, यह रे लैब है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। निम्नलिखित में से, या आप बताएंगे भाई, इसमें अर्धस्वर कौन से होते हैं भाई। यह रे लैब में से कौन से अर्धस्वर कहलाते हैं, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये क्वेश्चन तभी आपसे मालूम किया गया था कि यह रे लैब किस वर्ग के व्यंजन है, डबल हो गया क्वेश्चन। हाँ भाई बताइए जल्दी, अभी क्वेश्चन मालूम किया गया था कि यह रे लैब में से कौन से अर्धस्वर कहलाते हैं, तो सब कुछ के जवाब सही आ रहे थे, कुछ अलग बता रहे थे। तो इनमें से देखिए जो अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर, ये जो अर्धस्वर कहलाते हैं वो यह और बै कहलाता है। ठीक है, ये 2 हैं। ये बहुत बार आता है एग्जाम में भाई, उत्तराखंड के एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो। ठीक है, कि अर्धस्वर कौन सा कहलाता है, तो यह और बै अर्धस्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। ए ऑप्शन है विंडोज विस्टा, बी ऑप्शन है विंडोज 7, सी ऑप्शन है विंडोज 8 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे जल्दी, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया आपका। निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। सभी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। इनमें से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। देखिए विंडोज 7 नहीं है भाई, ए वाला भी नहीं है इसका सी वाला आंसर सही है। विंडोज 8 में, ठीक है, ए वाला आंसर इसका, वो सी वाला आंसर सही है। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन हैं। बताइए भैया जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है। ए ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, सी ऑप्शन है अमृता पटेल और डी ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम। बताइए भैया जल्दी, भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन हैं, बताइए जल्दी। बताइए जल्दी, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं भाई। देखिए MS स्वामीनाथन नहीं है, ये हरित क्रांति की बात नहीं चल रही है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भाई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का प्रणेता किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तभी आपसे मालूम किया गया था स्टार्टिंग में ही। देखिए भाई दोस्तों, ये थे आपके लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी जो ऑनलाइन नहीं हो पाए थे बाद में देख लेंगे और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपका अपना चैनल है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट पर आधारित हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा अभी कौन से नंबर का प्रैक्टिस सेट है, 21वें नंबर का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।